फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम 11th क्लास एनसीईआरटी की फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी की किताब का जो सेकंड यूनिट है, दैट इज़ द अर्थ, उसके 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला, द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सेकंड, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। थर्ड, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। आज हम उस किताब के थर्ड यूनिट की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स यूनिट का, दैट इज़ यूनिट 3 का जो पहला चैप्टर है वो है मिनरल्स एंड रॉक्स। एनसीईआरटी की जो अब की किताब है, इसमें से ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। अगर किसी के पास 3-4 साल पुरानी किताब होगी, उसमें ये चैप्टर गिवन है। कोई बात नहीं, आप सिंपली 11th क्लास एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी मिनरल्स एंड रॉक्स पीडीएफ फिल करें गूगल पे, आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। नथिंग टू वरी अबाउट दैट। इस चैप्टर को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, डिलीट होने के बावजूद भी हमें क्यों पढ़ाना पड़ रहा है, उसका कारण, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जब आप नेक्स्ट चैप्टर के तरफ जाते हैं, जो है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस में कई बार इस चैप्टर में गिवन कंटेंट का रेफरेंस आता है। क्योंकि चैप्टर तो डिलीट हो गया, बट उस चैप्टर में से रेफरेंसेस डिलीट नहीं हुए अभी भी। जैसे उस चैप्टर में आएगा कि इग्नियस रॉक्स के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ ही लिया है, बट प्रीवियस चैप्टर तो डिलीट हो गया, और इग्नियस रॉक्स के बारे में इस चैप्टर में गिवन है मिनरल्स एंड रॉक्स में। और एग्ज़ाम्स में इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मिनरल्स, इन पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो क्योंकि इंडिपेंडेंटली इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, हमारे लिए इसलिए करना ज़रूरी है। ये चैप्टर फाउंडेशन बनेगा आगे के जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और आगे सारे चैप्टर्स का, इसलिए हमें ये करना ज़रूरी है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम आपकी मेंटल क्लैरिटी के पर्पज़ के लिए कुछ टर्म्स को एलेबोरेट करेंगे, समझाएंगे। वो बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं किया तो आपको बात समझ नहीं आएगी। इसलिए कुछ कंटेंट चैप्टर से अलग भी होगा, चैप्टर में गिवन बातों को अच्छे से समझाने के लिए। और उसके मैं आपको नोट्स बनवा के दूंगा, प्रॉपर फ़ोटोज़ दिखाएंगे हम, रिकॉर्डिंग में आएंगी वो। कैसा कंटेंट होगा वो जिसको लिखवाया जाएगा। मैं सिंपल एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, रॉक क्या होती? मैं आपसे पूछता हूँ, रॉक क्या होती? हिंदी नहीं बताना है, बताइए रॉक क्या होती है। वैसे वो गलत बताया आपने, चट्टान कहते हैं। हाँ चलिए बताइए, पत्थर तो स्टोन्स को कहते हैं। मिनरल क्या है? ये चीज़ें जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रॉक क्या है, जो कि आम सुनने वाला शब्द है, हमें नहीं पता होता। मिनरल्स क्या हैं, हमें नहीं क्लियर। इन दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी चैप्टर क्लियर होगा और वो हम जानेंगे। अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो जो रॉक्स की टाइप्स हमारे सामने आएंगी, दैट इज़ सेडिमेंट्री, दैट इज़ इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, हम उसका कंटेंट नहीं जान पाएंगे। तो सारा चैप्टर सीमलेसली कवर हो, आप उसके पर्पस को समझें, उससे बेनिफिट लें, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन सॉल्व हों, हम उस मैनर में ही कंटेंट को डेवलप करेंगे। शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर की, जो कि 11th क्लास की एनसीईआरटी की किताब फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी के यूनिट 3 का, जो कि यूनिट है लैंड फॉर्म्स, उसका पहला चैप्टर है मिनरल्स एंड रॉक्स। हम इसकी शुरुआत करते हैं। क्या बताता है समझिए। चैप्टर की शुरुआत कहती है, द अर्थ इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। अर्थ कई तरह के एलिमेंट से बनी है। यहाँ पर जब हम एलिमेंट शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि एलिमेंट्स क्या हैं। हमने वैसे केमिस्ट्री के लेक्चर्स में एलिमेंट्स, सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। यहाँ पर उसकी डिटेलिंग तो नहीं करनी बनती, लेकिन फिर भी एलिमेंट क्या होता है।
एलिमेंट वो है जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, केमिकल रिएक्शंस की मदद से वो फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता। सिंपल, प्योर फॉर्म है, बेस है। जब लास्ट टू लास्ट चीज़ें तोड़ेंगे हम तो एलिमेंट ही रहेगा। तो एलिमेंट एक डेफिनेट एटम से बनता है। सब्सटेंस क्या है? एलिमेंट्स के मिलने से सब्सटेंस बनते हैं। एलिमेंट्स के मिलने से सब्सटेंस बनते हैं। उदाहरण के तौर पर जब मैं आपके सामने ये कहता हूँ कि वाटर, तो वाटर सुनते ही आपके दिमाग में आता है वाटर का केमिकल फार्मूला, दैट इज़ H2O। अब ये जो H2O है ये क्या है? ये पूरा ये सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस है। क्यों मैंने कहा ये सब्सटेंस है? ये दो एलिमेंट से मिलके बना है। इस सब्सटेंस में एलिमेंट्स क्या है? ऑक्सीजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का ही एटम है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ही एटम है। हाइड्रोजन को आगे और क्या ही तोड़ेंगे, ऑक्सीजन को आगे और क्या ही तोड़ेंगे। आगे टूटेगा तो एटम के अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही दिखेंगे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो आपको एटम पे आके रुक जाना है। और जब हम एटम पे आके रुकने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की। ओके, तो ऑक्सीजन एटम, या ऐसा कह लीजिए ऑक्सीजन एलिमेंट। हाइड्रोजन एटम, तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एलिमेंट। अब एलिमेंट हाइड्रोजन, एलिमेंट ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम मिलकर के बना रहे हैं एक सब्सटेंस, दैट इज़ HO। और क्या है? H2O। हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन का एक एटम। ओके, तो वो बन गया सब्सटेंस। तो इस तरह से एलिमेंट है, सब्सटेंस है। एलिमेंट कैन बी लिमिटेड इन नंबर्स। एलिमेंट नंबर्स में लिमिटेड हो सकते हैं, बट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से कितने ही सब्सटेंस बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक और एलिमेंट लिख देते हैं, कार्बन। कार्बन एलिमेंट है, डन। तो आपसे अगर पूछा जाए, एक नाम लिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपके दिमाग में ये बात आएगी CO2। अब ये सब्सटेंस है जिसमें दो एलिमेंट हैं, एक C स्टैंड्स फॉर कार्बन, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम, तो ये बन गया सब्सटेंस। लेकिन इस सब्सटेंस को बनाने के लिए हमने क्या किया? पहले जब हमने एक सब्सटेंस देखा H2O, तो उसमें भी यूज़ हो रहा है एक एलिमेंट ऑक्सीजन। जब हमने सब्सटेंस देखा कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2, उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है एक एलिमेंट ऑक्सीजन। तो एलिमेंट देखिए एक ही है, लेकिन उसने हेल्प की दो सब्सटेंस क्रिएट करने में। तो एलिमेंट्स के नंबर लिमिटेड हैं, लेकिन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस की मदद से एलिमेंट्स को कंबाइन करके कई सब्सटेंस, कई मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकते हैं। सो हेयर दिस H2O is a molecule, this CO2 is a molecule. Okay, is that clear? तो बनाए जा सकते हैं। इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। चलें आगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एलिमेंट और सब्सटेंस की इतनी जानकारी ज़रूरी है। डन, आगे बढ़ें। इसको डिलीट कर देता हूँ। तो टॉपिक की बिगिनिंग कहती है
टॉपिक की बिगिनिंग कहती है द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स. दीज एलिमेंट्स आर इन सॉलिड फॉर्म इन द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ. तो जो आउटर लेयर ऑफ द अर्थ है दैट इज द क्रस्ट, है ना. तो जो क्रस्ट है वहाँ पर ये एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में है. तो क्रस्ट से आगे बढ़ जाते हैं, एक्सप्रेशन लेके आते हैं लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर, लिथो मने स्टोन मने रॉक, लिथो मने रॉक, दैट इज़ द रॉक स्फेयर. तो जो लिथोस्फेयर है दैट इज़ द आउटर स्फेयर ऑफ द अर्थ. तो लिथोस्फेयर में ये एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में है और इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ये एलिमेंट्स फ्लूइडिक फॉर्म में है. ओके. तो these elements are in solid form in the outer layer of the earth and in hot and molten form in the interior. यही एलिमेंट हैं जो इंटीरियर में मॉल्टन स्टेट में है, पिघली हुई अवस्था में है. हमने पढ़ा था, है कि नहीं. इतनी बात समझ आ गई. तो ओवरऑल बताया ये जा रहा है कि जो अर्थ है हमारी कंप्लीट अर्थ वो कई तरह के एलिमेंट्स से बनी है और उन्हीं एलिमेंट्स को हम देखते भी हैं पीरियोडिक टेबल में. ये जो एलिमेंट्स हैं आउटर स्फेयर ऑफ द अर्थ में सॉलिड फॉर्म में है और इंटीरियर ऑफ द अर्थ में मॉल्टन स्टेट में है. मतलब आप ऐसा समझ लीजिए सेमी सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है. अबाउट 98% ऑफ द टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ 8 एलिमेंट्स. तो हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है उसका 98% हिस्सा मेनली सिर्फ 8 एलिमेंट से ही बना है. मतलब देर आर वेरियस एलिमेंट्स बट ओनली 8 एलिमेंट्स आर contributing into the formation of 98% of the crustal part. These 8 elements are oxygen. So oxygen largest है साइज में. ओके. सो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, उसके बाद फिर ये बाकी सारे आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. ओके. ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये मेन 8 एलिमेंट हैं जो क्रस्ट का 98% बनाते हैं. और बाकी रेस्ट ऑफ द क्रस्ट किन एलिमेंट से आती है? टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल एंड अदर एलिमेंट्स. तो डोमिनेट कर रहा है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, ये डोमिनेट कर रहे हैं. लेकिन हाँ, कुछ मात्रा में टाइटेनियम भी है, हाइड्रोजन भी है, निकल भी है, फॉस्फोरस भी है, मैंगनीज़ भी है, ये सब कुछ मात्रा में है. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ये पढ़ा है कि मेजर एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट क्या है बाय वेट, यानी कि परसेंटेज वाइज. तो अर्थ क्रस्ट के मेजर एलिमेंट में से द मेजर एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट डोमिनेट कर रहा है, इट इज़ ऑक्सीजन 46.60%. मतलब अकेला ही 46.60% ऑक्सीजन है. इतना हिस्सा है इसका क्रस्ट में. इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द मिनरल्स में ऑक्सीजन डोमिनेट करता है. माने मिनरल से रॉक बनेगी तो मेजॉरिटी ऑफ द रॉक्स में ये डोमिनेट करता है. इसलिए रॉक्स जब एक्सपोज होती हैं एयर को, तो रिएक्ट कर जाती हैं. ओके. ठीक है. लाइट हो इनफ है, दिख रहा है यहाँ पे. और मोबाइल भी ले सकते हो आप, चाहिए मेरा ले लीजिए आप.
चलिए आप आगे आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे दो लाइट आनी चाहिए। ठीक है, ये शेडो है, उसको ठीक करो। वो मोबाइल उठाना पड़ेगा। अब ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो में ठीक आ रहा है। सो सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है जो एलिमेंट इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, इट इज़ द ऑक्सीजन, 46% के आसपास। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे आता है सिलिकॉन। ओके, 27.72%। ये दोनों ही मिलकर के ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन कितना डोमिनेट कर रहे हैं? 46.60, 27.72, मतलब द सिलिकेट ये डोमिनेट करता है। ओके, तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, और फिर उसके बाद आ जाते हैं सारे सीक्वेंस वाइज अगर अरेंज करने हैं तो एल्यूमिनियम, आयरन, फिर ये सारे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, दैट्स ऑल। बाकी अदर्स 1.41%। ओके, हमें ध्यान में रखना है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड आयरन, ये पहले चार हैं। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है। क्लियर? तो ये मेजर एलिमेंट हैं अर्थ क्रस्ट के। क्या लिखा गया है इनके बारे में? द एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट आर रेयरली फाउंड एक्सक्लूसिवली। अब होता क्या है, मैंने अभी शब्द इस्तेमाल किया सिलिकेट, है ना, और उसके लिए मैंने टर्म यूज़ की ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। क्या कहना चाहता हूँ मैं, हमारी अर्थ क्रस्ट जो है, उस अर्थ क्रस्ट में ये जो एलिमेंट्स हैं ये इस तरह से नहीं पाए जाते। ऑक्सीजन मिल रहा है अलग से, सिलिकॉन अलग से मिल रहा है, आयरन अलग से ना, ये एलिमेंट्स ऐसे नहीं है। बहुत रेयर ही होगा कि ये एलिमेंट्स एक्सक्लूसिवली अलग से अकेले पाए जाते हैं। अदरवाइज़ ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ये सारे के सारे कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इस कारण से होता ये है कि हम जब एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ लिखने में आए सिर्फ मेजर 8 एलिमेंट्स, और बाकी कुछ हमने छोटे छोटे और भी एलिमेंट पढ़े। सिंपली आप इन मेजर 8 एलिमेंट्स की बात कर लो, ये पढ़ने में आए। एलिमेंट्स इतने हो सकते हैं लेकिन सब्सटेंसेस कैन बी मैनी। वाई? उसका कारण है कि एलिमेंट्स बहुत रेयरली ही एक्सक्लूसिवली पाए जाते हैं, अकेले पाए नहीं जाते। ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं, और इन कॉम्बिनेशंस की मदद से ये हज़ारों सब्सटेंस बना देते हैं, हज़ारों सब्सटेंस बना देते हैं कॉम्बिनेशन की मदद से। जैसे शुरू में हमने किया H2O, O एक एलिमेंट था जो वाटर में भी यूज़ हुआ, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड में भी O ही यूज़ हुआ है बतौर एलिमेंट, यानी कि ऑक्सीजन। तो वो ये कह रहे हैं कि द एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट आर रेयरली फाउंड एक्सक्लूसिवली बट आर यूजुअली कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, जो मिलकर के क्या बनाते हैं? सब्सटेंसेस। और हमने शुरू में ही देख लिया, एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन ने एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बनाया एक सब्सटेंस, दैट इज़ H2O। ओके, दैट इज़ मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। हमने देखा एलिमेंट ऑफ कार्बन ने एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बनाया CO2, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ कंपाउंड। ओके, तो वो सब्सटेंस है एक। तो मेन एस्पेक्ट इज़ कि एलिमेंट्स कैन बी लिमिटेड इन नंबर, like in a periodic table elements can be limited in number. It can be 104, 107, but there can be thousands of substances, molecules. Okay, because they are combining, recombining in a different manner and can create multiple combinations, क्योंकि एलिमेंट्स रेयरली ही अकेले पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली नहीं पाए जाते, ये कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं। सो द एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट आर रेयरली फाउंड एक्सक्लूसिवली बट आर यूजुअली कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स टू मेक वेरियस सब्सटेंसेस। दीज सब्सटेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज मिनरल्स।
इन सब्सटेंसेस को, द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स को ही हम मिनरल्स कह के पुकारेंगे। आगे जब अभी हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम मिनरल्स एंड रॉक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। रॉक्स को तोड़ो तो मिनरल है, मिनरल्स को तोड़ो तो क्या है? एलिमेंट्स। मिनरल्स को तोड़ो तो क्या है? एलिमेंट्स। एलिमेंट बेस है, ओके। और एलिमेंट में क्या है? द डेफिनेट एटम, ओके। इज दैट क्लियर? सो एलिमेंट्स क्योंकि रेयरली ही एक्सक्लूसिव स्टेट में पाए जाते हैं, एलिमेंट्स कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। जब वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं तो हम उन्हें कह रहे हैं कि वो सब्सटेंस हो जाते हैं। इन्हीं सब्सटेंसेस को हम मिनरल्स कह के पुकार रहे हैं, ओके। खनिज, मिनरल्स माने खनिज। और यही मिनरल्स, इनके बारे में नंबर बताया गया है, यानी कि सब्सटेंसेस। दो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेकिंग अप द लिथोस्फीयर आर लिमिटेड, the number of elements making up the lithosphere are limited. They are combined in many different ways to make up many varieties of minerals. तो जो जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जा रहे हैं, जिनसे अर्थ क्रस्ट बन रही है, वो लिमिटेड होंगे नंबर में, जैसा हमने डिस्कस किया। बट वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के बहुत सारे सब्सटेंसेस बना सकते हैं, यानी कि बहुत सारे मिनरल्स बना सकते हैं, ओके। सो उसी कॉन्टेक्स्ट को यहाँ मेंशन किया गया है। दो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेकिंग अप द लिथोस्फीयर आर लिमिटेड, दे आर कंबाइंड इन मैनी डिफरेंट वेज टू मेक अप मैनी वेराइटीज़ ऑफ मिनरल्स। सो वाइड वेराइटी ऑफ मिनरल्स अवेलेबल हैं, माने वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस अवेलेबल हैं। देयर आर एटलीस्ट 2000 मिनरल्स दैट हैव बीन नेम्ड एंड आइडेंटिफाइड इन द अर्थ क्रस्ट। अब तक हमने अर्थ की क्रस्ट में लगभग 2000 मिनरल्स को आइडेंटिफाई करके उनका नामकरण कर दिया है, उनका नाम डाल दिया है। तो देखिए एलिमेंट्स कितने लिमिटेड थे। उनमें से भी 98% ऑफ द क्रस्ट तो सिर्फ 8 एलिमेंट से ही बन रही थी। लेकिन क्योंकि एलिमेंट्स एक्सक्लूसिव स्टेट में रेयरली ही पाए जाते हैं, वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। इसकी वजह से वो सब्सटेंसेस बनाते हैं, क्योंकि वेरियस मैनर्स में एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, और इसकी वजह से वो मल्टीपल नंबर ऑफ सब्सटेंसेस बना सकते हैं। वही सब्सटेंसेस मिनरल्स हैं। इसलिए 2000 के आसपास मिनरल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनका नामकरण कर दिया गया है, ओके। इज दैट क्लियर? बट 2000 तो हो गया। देर आर एटलीस्ट 2000 मिनरल्स दैट हैव बीन नेम्ड एंड आइडेंटिफाइड इन द अर्थ क्रस्ट, बट ऑलमोस्ट ऑल द कॉमनली अकरिंग ones, मतलब ऑल द कॉमनली अकरिंग मिनरल्स जो आमतौर पर पाए जाते हैं, ऑल द कॉमनली अकरिंग ones आर रिलेटेड लिखना था, आधा ही लिखा, पूरा लिखा नहीं गया। आर रिलेटेड टू 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स। अब होता क्या है, हमने पहले ये पढ़ा कि एलिमेंट्स नंबर्स में बहुत ही कम है, पर अलग अलग मैनर में कंबाइन होकर हज़ारों की संख्या में सब्सटेंस यानी कि मिनरल बना सकते हैं। तो हमने देखा हज़ारों की संख्या में मिनरल्स हैं, अर्थ क्रस्ट में हमने पा लिए हैं, नाम भी रख लिया है। लेकिन अब ये जो हज़ारों की संख्या में मिनरल्स हैं, ये भी डब्बों में डाल देने हैं, बॉक्सेस में। तो ये कितने डब्बों में डल जाएंगे? मेजॉरली जो है 6 मिनरल ग्रुप्स ही मेजर 6 मिनरल ग्रुप्स हैं, जिनमें सारे के सारे मिनरल सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स आर इम्पॉर्टेंट, ओके। 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स आर इम्पॉर्टेंट, ओके। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक एक आदमी माने एक एक एटम
एक एक फौजी है, माने एक एक एलिमेंट है। एक एक आदमी माने एक एक एटम, सपोज करो एक एक फौजी है, माने एक एक एलिमेंट है। ओके, क्लियर, वेरी गुड। तो इस तरह से लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि लिमिटेड नंबर ऑफ फौजी हैं। डन। लेकिन फौजी नंबर 1 फौजी नंबर 10 के साथ मिलकर के एक जोड़ी बना रहा है जो हवा में लड़ना जानती है। फौजी नंबर 1 फौजी नंबर 9 के साथ मिलकर के एक जोड़ी बनाता है जो ज़मीन पे लड़ना जानती है। फौजी नंबर 1 फौजी नंबर 8 के साथ मिलकर के एक जोड़ी बना रहा है जो पानी में लड़ना जानती है। फौजी नंबर 10 फौजी नंबर 2 के साथ मिलकर एक जोड़ी बना रहा है जो हवा में और पानी में दोनों में लड़ना जानती है। फौजी नंबर 1 खुद, फौजी नंबर 9 और फौजी नंबर 2 के साथ मिलकर के एक जोड़ी बना रहा है जो हवा, पानी, ज़मीन तीनों में लड़ते हैं। तो इस तरह से अगर हम इनको अब इस तरह मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करें कि हम ये पूछें कि हवा में लड़ने वाला जोड़ा आ जाओ, पानी में लड़ने वाला जोड़ा आ जाओ, ज़मीन पे लड़ने वाला जोड़ा आ जाओ, फिर हवा और पानी में लड़ने वाला आ जाओ, हवा और ज़मीन में लड़ने वाला आ जाओ, ज़मीन और पानी में लड़ने वाला आ जाओ, हवा, ज़मीन, पानी तीनों में लड़ने वाले आ जाओ, तो कितने सारे जोड़े बन गए, कितने सारे कॉम्बिनेशंस बन गए। हमारे पास 10 फौजी थे और वो 10 फौजियों के अलग अलग गुण हो सकते हैं। इसी तरह से इनको अलग अलग हथियार चलाने आते हैं, उस कॉम्बिनेशंस पे भी कितने सारे नए कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो इस तरह से सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लिए हमने, लेकिन अल्टीमेटली वो बने हुए कॉम्बिनेशंस को भी हमने 6 मेजर ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 6 बड़े ग्रुप बना करके उनमें डाल दिया, छोटे छोटे जोड़ों से हटा के 6 बड़े टुकड़ों में उनको हमने टुकड़ियों में 6 बड़ी ब्रिगेड बना के उनमें डाल दिया कि मोटा मोटा ये ब्रिगेड इस दिशा में काम करती है तो ये वाले सारे इसी में आ जाओ, ये ब्रिगेड उस डायरेक्शन में काम करती है इसमें सारे ये आ जाओ। इसी तरह से हमारे पास लिमिटेड नंबर में एलिमेंट्स थे और एलिमेंट्स की एक मजबूरी है कि वो एक्सक्लूसिवली नहीं रह सकते, अकेले रहना नहीं सीखे। बहुत कम ही ऐसे मिनरल है, बहुत कम ही ऐसे एलिमेंट है जो अकेले रहना सीखें, तो इनको जल्दी से जुड़ना होता है। तो जुड़ करके जोड़ियाँ बना के सब्सटेंस बना लेते हैं। जोड़ी ज़रूरी नहीं होती कि 2 की बनेगी, 3 की भी हो सकती है, आगे और ज़्यादा भी जुड़ सकते हैं। इस तरह से सब्सटेंस बना लेते हैं। इन सब्सटेंस का नामकरण कर दिया कि ये होते हैं मिनरल, इनको हमने बोला मिनरल। मोटा मोटा जब हमने मिनरल ढूंढे तो अर्थ क्रस्ट में हमें लगभग 2000 मिनरल मिल गए, उनका नामकरण भी कर दिया। और फिर हमने ये कहा कि अब ये मोटी मोटी ये जो 2000 मिनरल हैं इनको 6 बड़े ग्रुप्स में डाल दो। तो पृथ्वी पर क्रस्ट रीजन में 2000 मिनरल्स तो आइडेंटिफाई हो गए, नामकरण भी हो गए, लेकिन मेजॉरली नॉर्मली जो अकरिंग मिनरल्स हैं जो नॉर्मली मिलते हैं हमें, उनको हमने 6 बड़े भागों में बांट लिया है, 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। आगे हम उन 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स को ही पढ़ेंगे, इसलिए बार बार मैंने इस बात पे एम्फसाइज़ किया। तो वो ये कह रहे हैं कि देयर आर एटलीस्ट 2000 मिनरल्स दैट हैव बीन नेम्ड एंड आइडेंटिफाइड इन द अर्थ्स क्रस्ट, बट ऑलमोस्ट ऑल द कॉमनली अकरिंग वंस आर रिलेटेड टू 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स दैट आर नोन एज मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। ओके, तो वो जो कॉमनली अकरिंग मिनरल्स हैं उनको हमने 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स में डाला, और ये 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स ही मेनली रॉक फॉर्मिंग ग्रुप्स हैं। मतलब मिनरल से ही रॉक बनती है। मिनरल क्या होता है, रॉक क्या होती है, मिनरल रॉक का फ़र्क सब करेंगे, अभी देखेंगे। तो यही मेनली रॉक फॉर्मिंग ग्रुप है। ओके, तो 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स आर नोन एज द मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। ओके, द बेसिक सोर्स। अब आपके मन में सवाल आया, इन सारे मिनरल्स का सोर्स कहाँ है, कहाँ से आ रहे हैं? आसमान से टपक रहे हैं,
कि कहाँ से आ रहे हैं, ये बन कैसे रहे हैं। तो क्या दिक्कत है इसके लिए? इसका आंसर बहुत सरल है। एलिमेंट्स का सोर्स कहाँ से, एलिमेंट कहाँ से आ रहा है? जहाँ से एलिमेंट आ रहा है वहीं से मिनरल भी आ रहा है। ओके, तो आप बार बार अर्थ क्रस्ट कह रहे हैं। अर्थ क्रस्ट क्या है? क्रस्ट आखिर क्या है? मतलब गर्म धधकती चट्टानें, बिल्कुल गर्म चट्टानें जब धीरे धीरे ठंडी हो गई तो जम गई, क्रस्ट बन गई। तो जो अर्थ के अंदर से मैग्मा बाहर आता है वो धीरे धीरे ठंडा होके जम जाता है, क्रस्ट वही से बनती है, वही क्रस्ट है। तो बस फिर वो जो मैग्मा आ रहा है उस मैग्मा के अंदर मैग्मा के रूप में आखिर आ क्या रहा है? आ रहे हैं अलग अलग एलिमेंट। किस फॉर्म में? कंबाइंड हो करके। तो कंबाइंड हो करके क्या कहलाएंगे? सब्सटेंस। तो मतलब हमने नाम डाला इस चैप्टर के लिए उनका मिनरल। तो मैग्मा के रूप में आखिर आ कौन रहा है बाहर? अलग अलग मिनरल्स। और वो अलग अलग मिनरल्स मैग्मा के रूप में जब आ रहे हैं तो मैग्मा ही ठंडा हो करके क्रस्ट बन रहा है। तो मतलब वो मिनरल ही धीरे धीरे रॉक बन रहे हैं, क्योंकि क्रस्ट क्या है? रॉक। तो इसलिए जो मिनरल्स हैं उनका सोर्स कौन होगा? अर्थ के इंटीरियर से आने वाला हॉट मैग्मा। अर्थ के इंटीरियर से आने वाला हॉट मैग्मा उन मिनरल्स का सोर्स होगा। जब वो हॉट मैग्मा कूल होगा, जब हॉट मैग्मा धीरे धीरे कूल होगा तो धीरे धीरे क्रिस्टल्स बनेंगे मिनरल्स के। मिनरल्स के क्या बनेंगे? क्रिस्टल्स। दैट्स ऑल। तो धीरे धीरे, हालांकि मैं टेक्निकली पढ़ाने वाला हूँ कि क्रिस्टल क्या होता है। आप समझेंगे इस बात को कि क्रिस्टल क्या होता है। आप समझेंगे इस बात को कि मिनरल्स, रॉक्स के अंदर जो ग्रेन्स हैं वो ग्रेन्स क्या होते हैं? वो ग्रेन्स ही मिनरल्स हैं, उनको हम मिनरल ग्रेन्स कहते हैं। ओके, यू विल अंडरस्टैंड दैट। सब कुछ समझोगे, घबरा क्यों रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो? सब कुछ समझेंगे आप, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि जब हॉट मैग्मा अर्थ के अंदर से बाहर आ रहा है, कूल हो रहा है तो सॉलिडिफाई हो रहा है। जैसे जैसे सॉलिडिफाई हो रहा है जो मिनरल्स हैं वो क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, मिनरल्स क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। दैट्स ऑल। तो दैट इज़ द कंटेंट हेयर। सो ऑलमोस्ट नहीं, उसको नहीं पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स इज़ द हॉट मैग्मा। When magma cools, crystals of minerals appear and a systematic series of minerals are formed in a sequence to solidify so as to form rocks. A systematic series of minerals are formed. A systematic series of minerals are formed in a sequence. This will be the crystal. Crystal will form the rock. Okay? क्रिस्टल क्या है केमिस्ट्री में? क्रिस्टल वो होता है जब एटम एक ख़ास पैटर्न में रिपीटिटिवली अरेंज होते चले जाते हैं। दैट 3 डायमेंशनल शेप, जब एटम्स रिपीटिटिवली अरेंज होते चले जाते हैं ख़ास पैटर्न में, क्रिस्टल बनते हैं। ओके, सीक्वेंस बनेगा। तो जैसे एक एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, कंबाइन, इसके ऊपर एक और ऐसा, इसके ऊपर एक और ऐसा, एक और क्या बन गया? क्यूब। क्या बन गया? क्यूब। तो क्यूब की क्या होती हैं? एजेस।
this edge, this edge, this edge, this edge. Okay, is that clear? This is the crystal. Crystal जिसकी edges sharp होती हैं. ओके जिन मिनरल्स की एजेस शार्प होती हैं हम उन्हें क्रिस्टल कहते हैं. और यहाँ पे एजेस शार्प है. दैट्स ऑल. ये क्यूब है, 4 है इसके एजेस, 6 हो जाएंगी हेक्सागोनल हो जाएगा, 4 हो जाएंगी ऑक्टेगोनल हो जाएगा. दैट्स ऑल. तो 6 हो जाएंगी एटम 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 एटम. लाइन पहला सेट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, एक के ऊपर एक के ऊपर एक. जैसे अंडे की क्रेटें रखते जाते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक. तो एटम्स एक ख़ास पैटर्न में एक दूसरे के साथ अरेंज्ड हैं और ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, एक सीक्वेंस क्रिएट हुआ है. और एक 3 डायमेंशनल क्यूब इज़ अ 3 डायमेंशनल थिंग. एक 3 डायमेंशनल फॉर्मेशन क्रिएट हुई है. दिस इज द क्रिस्टल लैटिस. द सिस्टम इज़ द क्रिस्टल लैटिस. लैटिस वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एटम अरेंज होते हैं. ओके तो दिस इज़ द क्रिस्टल. क्यूब की शेप ले गई, हेक्सा की शेप हो गई, ऑक्टा की शेप हो गई, अलग अलग शेप हो जाएंगी. तो इस तरह से जब एटम्स ऐसे अरेंज हो रहे हैं तो ये क्रिस्टल बन रहे हैं. यही क्रिस्टल्स मिनरल्स होते हैं. मिनरल्स के बनने से ही रॉक बनती है. तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है. क्या लिखा हुआ है? जब मैग्मा कूल होगा तो उन्होंने लिखा है कि व्हेन मैग्मा कूल्स क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल्स अपीयर. ये जो क्रिस्टल है मिनरल का दिखने लगेगा, कांचनुमा चीज़ें दिखने लगेंगी. ओके crystals of minerals appear and a systematic series of minerals are formed in sequence to solidify so as to form rocks. ओके जो लिखा है अभी आगे समझ आ जाएगा. Minerals such as coal, petroleum and natural gas are organic substances found in solid, liquid and gaseous forms respectively. कोल सॉलिड फॉर्म में होता है, पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म में होता है और नेचुरल गैस गैशियस फॉर्म में होती है. तो वो मिनरल्स जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस हैं, ये सब्सटेंसेस ही हैं. बट कौन से? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. किसी न किसी समय में इनके फॉर्मेशन के लिए बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को रोल प्ले करना पड़ा था. बायोलॉजिकल प्रोसेसेस किसके अंदर होते हैं? लिविंग बॉडीज़, यानी कि द वाइल्ड लाइफ और द एनिमल किंगडम, हम भी उसका पार्ट हैं, एंड द प्लांट किंगडम, द वेजिटेशन, है ना. तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को अपना रोल प्ले करना पड़ा और उसकी वजह से जो मिनरल्स क्रिएट होंगे उनमें कार्बन का कंटेंट होगा और उसकी वजह से बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स ऐसे ही होता है, ऐसे ही काम करती हैं. तो उसकी वजह से अल्टीमेटली जो क्रिएट हुए वो सब्सटेंसेस हमने उन्हीं को मिनरल कहा है. तो क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से हैं, उनमें कार्बन का कंटेंट है, तो हम उन्हें ऑर्गेनिक मिनरल्स कह के पुकार रहे हैं. तो देयर आर ऑर्गेनिक मिनरल्स यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड दे कैन बी इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. एग्जाम्पल इज़ कोल. कोल इज़ अ मिनरल. पेट्रोलियम इज़ अ मिनरल. हम उसे मिनरल ऑयल कहते हैं कि नहीं कहते? मिनरल ऑयल. नेचुरल गैस, इट इज़ अ मिनरल, हम उसे मिनरल गैस कहते हैं. तो
मिनरल इस कॉन्टेक्स्ट में कैन बी ऑर्गेनिक एज वेल एंड मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक. मिनरल्स in this organic manner can be solid, liquid and gaseous as well. Okay, is that clear? चलें आगे और बहुत सी बातें पता चलेंगी. So minerals such as coal, petroleum and natural gas are organic substances found in solid, liquid and gaseous forms respectively. तो अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि तब से हम ये देख रहे हैं आगे जाकर के हम वो मेजर मिनरल ग्रुप्स पढ़ाएं, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएं. उससे पहले जानना ज़रूरी है कि मिनरल्स एंड रॉक्स आखिर होती क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं. पहले इतने मैटर को दोहराएं. बोर्ड पे लिखा ये मैटर कहता था कि जो अर्थ है वो कई तरह के एलिमेंट से बनती है. अर्थ कई तरह के एलिमेंट से बनती है. ये जो एलिमेंट्स हैं ये अर्थ की आउटर लेयर में सॉलिड फॉर्म में होते हैं और अर्थ की इंटरनल लेयर्स में मॉल्टन फॉर्म में हो सकते हैं, गर्म हो सकते हैं. 98% जो क्रस्ट है मेन 8 एलिमेंट से बनती है. ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम गगन, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम. ये 8 एलिमेंट डोमिनेट करते हैं. 98% ऑफ द क्रस्ट तो इन्हीं से बनती है. हाँ, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. रेस्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ 2% हमने पढ़ा. टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, निकल, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं. ओके, हमने जब परसेंटेज वाइज देखा तो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग रोल है ऑक्सीजन का, 46.60%. तो अगर अकेला ऑक्सीजन ही बतौर एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है अर्थ क्रस्ट को. सेकंड सिलिकॉन डोमिनेट कर रहा है 27% के अराउंड. दोनों मिल कर के तो जो सिलिकेट है वो डोमिनेट करता है. उसके बाद आयरन है, एल्युमिनियम है, उसके बाद बाकी सारे वो छोड़ दो. एलिमेंट्स की खासियत यह है कि ये एक्सक्लूसिव स्टेट में नहीं रहते. कुछ को छोड़ दें अगर तो इन्हें कंबाइंड होना होता है आपस में, और जब ये कंबाइंड होते हैं तो सब्सटेंस बनते हैं. इन सब्सटेंस को ही हम मिनरल्स कहते हैं. एलिमेंट चाहे ही नंबर्स में कम हैं लेकिन कॉम्बिनेशन की वजह से ये कई कॉम्बिनेशन बनाते हैं सब्सटेंस के, यानी कि मिनरल्स के. हमने जब अर्थ क्रस्ट को स्टडी किया तो 2000 मिनरल्स यानी कि सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करके उनकी नेमिंग कर दी, उनका नामकरण कर दिया. लेकिन 2000 मिनरल्स को अगर हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम ये पाते हैं कि जो नॉर्मली अकरिंग मिनरल्स हैं उन्हें 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स में डाला जा सकता है. वो 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स जो 6 मेजर रॉक फॉर्मिंग ग्रुप्स हैं. ओके, सवाल खड़ा होता है कि मिनरल्स का सोर्स कहाँ है. बेसिकली मिनरल्स का सोर्स अर्थ के इंटीरियर से निकलने वाला मैग्मा ही है. मैग्मा जब कूल होता है सरफेस पे आने के बाद तो मिनरल्स क्रिस्टलाइज होने लगते हैं. यही क्रिस्टलाइज्ड मिनरल्स धीरे धीरे एक सीक्वेंस में अरेंज होते चले जाते हैं और सॉलिडिफाई होकर के रॉक्स फॉर्म कर देते हैं. जब हमने मिनरल्स को समझा तो हमने ये भी जाना कि मिनरल्स इनऑर्गेनिक फॉर्म में तो हैं, डोमिनेट वही वाले मिनरल्स कर रहे हैं, बट ऑर्गेनिक फॉर्म में भी हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. और यहीं से हमें ये भी कंक्लूड हुआ कि मिनरल्स सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोल सॉलिड है, पेट्रोलियम लिक्विड है और नेचुरल गैस गैशियस है. तो अब बार बार जब ये जिक्र हो गया मिनरल और रॉक, तो मिनरल और रॉक का क्या रिश्ता है, मिनरल्स क्या होते हैं, रॉक्स क्या होती है, उसके बारे में अब हम समझते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट आर रॉक्स. देखो,